छत्तीसगढ़ के साहित्य में अगर बात करें तो श्री रमेश अनुपम जी की बात अगर मैं कहूं तो बहुत लंबा अनुभव है आपको। वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार हैं और बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो अभी काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ एक खोज 42 सीरीज आपने लिखी है, निश्चित रूप से बहुत ही बेहतरीन। जैसा कि आप बता रहे थे कि अभी अखबार में भी, छत्तीसगढ़ में भी और आज की जनधारा में ये नियमित रूप से प्रकाशित हो रहा है। आप अवसर लगे तो छत्तीसगढ़ एक खोज को बड़ी शिद्दत के साथ में जो काम करते हैं रमेश अनुपम जी, सलीके के साथ में काम करते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं उनसे छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता पे। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता पे? देखिए, छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता की एक समृद्ध परंपरा रही है और हमारे छत्तीसगढ़ के पत्रकारों ने हिंदी पत्रकारिता को एक नई ऊंचाई दी है। मैं कहूँगा कि श्रीकांत वर्मा जैसे लोग छत्तीसगढ़ से ही हुए हैं, जिन्होंने लंबे समय तक दिनमान में अपनी पत्रकारिता के माध्यम से हिंदी पत्रकारिता को एक नई दिशा देने का कार्य किया है। आज उनकी हम पत्रकारिता को देखें और पढ़ें, यूरोप से जब लौट के आ रहे हैं या भारत को जो जिस तरह से देख रहे हैं, तो हमें आश्चर्य होता है कि श्रीकांत वर्मा उन दिनों में भी कितने चेतनशील थे, कितने विचारशील थे और किस तरह उनके पास एक दृष्टि थी समाज को देखने की, दुनिया को देखने की, अपने समय की राजनीति को देखने की। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे पत्रकार हुए, रामाश्रय उपाध्याय हुए, मायाराम सुरजन हुए, ललित सुरजन जी हुए, गिरिजा शंकर हुए, सुनील कुमार हुए, सुदीप ठाकुर हुए, विनोद वर्मा हुए, जगदीश उपासने हुए। कितने सारे पत्रकार हुए जिन्होंने भारत के विभिन्न समाचार पत्रों में जाकर छत्तीसगढ़ के नाम को रोशन किया है और ये बताया है कि छत्तीसगढ़ एक समृद्ध भूमि है जहां पत्रकारिता की ऐसी शिक्षा दीक्षा उन्हें मिलती है जो उन्हें जीवन को, समाज को, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि देती है। बहुत अच्छा लगता है कि आज की अगर पत्रकारिता कही जाए तो आज तो इतने सारे माध्यम हो गए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, सोशल मीडिया हो गया और बहुत सारे पोर्टल हो गए। क्या लगता है आज की पत्रकारिता? देखिए, मुझे लगता है आज ईमानदारी भी उस तरह की नहीं है, उस तरह की गंभीरता भी नहीं है और उस तरह की संवेदनशीलता भी नहीं है। इन तीनों चीज़ों का अभाव, माफ़ कीजिएगा, मुझे दिखाई दे रही है। मुझे लगता है पत्रकारिता भी अब फास्ट फूड की तरह हो गई है कि चलो तुरंत पिज्ज़ा बर्गर खा लें और तुरंत ख़त्म करें मामला। उसके पीछे कोई दृष्टि नहीं है, कोई संवेदना नहीं है, कोई मानवीय करुणा नहीं है जो हमें पहले दिखाई देती थी। तो इस तरह मुझे लगता है कि हिंदी पत्रकारिता का, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, थोड़ा पतन हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। और इस पर हमें गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि पतन हुआ है तो क्यों हुआ है। आज उस तरह के गंभीर और संवेदनशील पत्रकार क्यों नहीं आ रहे हैं जो समाज को, दुनिया को, मनुष्य को एक नई दृष्टि से देखते थे। बहुत अच्छी बात कही आपने कि आज निश्चित रूप से विचार करने की जरूरत है। कोई जहन में कोई खबर आपको याद आती हो कि आज भी वो खबर आपके जहन में है? मेरे पास तो बहुत सारी इस तरह की स्मृतियों में बसी हुई है। जैसे मैं कह रहा था कि राजनारायण मिश्रा ने जो कुल्हाड़ी घाट की जो रिपोर्टिंग लिखी और बाद में उसको स्टेट्समैन का पहला पुरस्कार मिला, और मुझे ये पता है कि जब स्टेट्समैन अखबार में वह कुल्हाड़ी घाट की रिपोर्ट अंग्रेजी में छपी, प्रकाशित हुई पुरस्कार मिलने के बाद, तो राजीव गांधी ने उस स्टेट्समैन को पढ़ने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा को फ़ोन किया और कहा कि मैं कुल्हाड़ी घाट जाना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कमार किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि कमार की ज़िंदगी को बदलें। और ये बात मुझे पीएमओ मुझे काम कर रहे थे, उन्होंने मुझे बताई कि राजनारायण मिश्रा ऐसे शख्स हैं जिसकी रिपोर्टिंग पढ़ के राजीव गांधी को कुल्हाड़ी घाट आना पड़ा। और आप देखिए, मैं नहीं कहता कि बहुत कमारों की ज़िंदगी बदल गई, लेकिन किंचित थोड़ी बहुत तो ज़रूर बदली, इसलिए कि उस खबर ने हमारे प्रधानमंत्री को आने के लिए विवश कर दिया। ऐसी खबर आज कहाँ है, आप बताइए, आप जो इस तरह प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को विचलित कर दे। जी, इसमें मायाराम सुरजन जी, ललित सुरजन जी का भी बड़ा योगदान है कि ऐसी पत्रकारिता को वो आज आप याद कर रहे थे कि विनोद वर्मा जी और रुचिरकर की अगर बात करें तो देशबंधु स्कूल ही अपने आप में कहा जाता है, जिसमें गिरिजा शंकर, सुनील कुमार, राजन मिश्र, सत्येंद्र गुमास्ता, रामाश्रय उपाध्याय, सुदीप ठाकुर, विनोद वर्मा, न जाने कितने सारे इस तरह के प्रतिभाशाली पत्रकार वहाँ से निकले हैं। तो अब उस तरह की स्कूल भी मुझे दिखाई नहीं देते हैं। बहुत अच्छी बात कहते हैं कि अभी जो छत्तीसगढ़ एक खोज चल रही है आपकी, क्या डिफरेंट होगा इसमें?
देखिए, मैं कोशिश करता हूं जो अब तक किसी ने नहीं छुआ है उसको छूऊं मैं। छत्तीसगढ़ की खोज किसी का रिपीटेशन ना हो, वही बात दोहराई ना जाए जिसको लोग जानते हैं। मैं उन बातों को खोजता हूं जिस और लोगों की दृष्टि नहीं गई, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं निकाल के लाता हूं। और आप मानिए, मैं इसमें बहुत मेहनत करता हूं। मेरा पूरा लगा रहता है कि कोई नई चीज़ दूं और एथेंटिक दूं। और मैं फेसबुक में इसलिए डालता हूं ताकि लोग मुझे चैलेंज कर सकें कि आप गलत हैं यहाँ। पहले से एक प्री टेस्ट हो जाए उसका। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं इतनी तैयारी के साथ और इतनी ईमानदारी के साथ उस काम को करता हूँ कि आज तक मुझे किसी ने 42 कड़ी हो गई, किसी ने नहीं कहा कि ये तथ्य आपका गलत है, और सारे प्रमाणों के साथ मैं अपनी बात कहता तो हूँ। ये किताब भी देखने के लिए हम लोग को मिलेगी? हाँ जी, अभी तो चल रहा है। अभी देखिए 50 कड़ी तक तो ले जाऊंगा, उसके बाद सोचूंगा मैं। जी। तो कोशिश करता हूँ मैं, कुछ बहुत सारी बातें आए। और इसमें मैंने विवेकानंद की खोज की कि विवेकानंद कैसे आए, कैसे रहे, क्या क्या उसके प्रमाण है हमारे पास। रविन्द्रनाथ ठाकुर कैसे छत्तीसगढ़ आए, कैसे रहे, इसके भी प्रमाण है, मैं जुटाता हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ में, रायपुर में हरिनाथ डे जैसे एक बड़े दुनिया के प्रतिभाशाली व्यक्ति हो गए जो 34 भाषाएं दुनिया की जानते थे। 34 भाषाएं जानते थे, प्रकांड पंडित थे, और जिनकी 32 साल की उम्र में मृत्यु हो गई, उस हरिनाथ डे को भी हम लोग नहीं जानते छत्तीसगढ़ में। मैं भी इतना पत्रकारिता जगत में हूँ और मेरे घर के पास में ही उनका स्कूल है। किया मैंने सब बताया कि हरिनाथ डे इतना दुनिया के इतने बड़े आदमी थे जिनको दुनिया की 34 भाषाएं आती थी, और दुनिया के सबसे बड़े जीनियस के रूप में उन्हें माना जाता है हरिनाथ डे को। और वो भूतनाथ डे के सुपुत्र थे। भूतनाथ डे का भी बड़ा नाम है। विवेकानंद जी का भी रहना हुआ। विवेकानंद जी 6 महीने रहे हैं। जी। और 2 प्रतिभाशाली लोग वहाँ हुए, हरिनाथ डे और विवेकानंद। जो नरेंद्र नाथ दत्त थे उस समय, विवेकानंद तो हुए नहीं थे। जी। तो ये सब काम मैं करता रहता हूँ। बहुत अच्छी बात है कि ये सबसे बड़ी बात मुझे लगा कि आज मेरा सफल हो गया आपसे बात करना, कि मुझे भी जानकारी नहीं थी। हालांकि मैं पास में ही रहता हूँ, और उसके बाद में भी और पत्रकारिता के जीवन में भी। आपके मन में कोई और बात याद आती हो कि नई पीढ़ी को क्या कुछ कहना चाहोगे आप? देखिए, नई पीढ़ी को बहुत ईमानदारी के साथ अध्ययन करना चाहिए और समाज के प्रति, मनुष्य के प्रति जवाबदेह बनना चाहिए। अगर आप पत्रकार हैं, अगर आप साहित्यकार हैं, तो एक बड़ी जिम्मेदारी आप पर आती है। ये कोई मन बहलाने का साधन नहीं है या कोई धन कमाने का साधन नहीं है। एक समाज के प्रति आपकी ड्यूटी है, आपकी जवाबदेही है, उसको आपको निभाना है। अगर आप नहीं निभा सकते तो आपको पत्रकारिता में रहने का कोई हक नहीं है। बहुत अच्छी बात कही कि सबसे पहले मानवीयता आपके अंदर में होना, और इसको बचाए रखने का काम साहित्यकार और पत्रकार ही करते हैं। समाज की विसंगतियों को ध्यान आकर्षित करके उनको बेहतर बनाने का काम जो है साहित्य और पत्रकार दोनों करते हैं। आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरे साथ में नरेंद्र ठाकुर, अंडू भैया भी है, उनका भी धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।